खास पेशकश में बात लव पर हावी सियासी जिहाद की। जी हां, लव जिहाद के मसले पर बीजेपी ने लव जिहाद शब्द हटाकर प्रस्ताव पास कर दिया है, बल्कि उसकी जगह पर राज्य में वर्ग विशेष की महिलाओं से हो रहे अत्याचार और उसमें एक विशेष वर्ग के लोगों का सम्मिलित होने को चिंता का विषय बताया गया है। लेकिन कल इससे पहले जब बीजेपी की ये कार्यकारिणी शुरू हो रही थी, तब एजेंडे में शामिल किया गया था लव जिहाद को। तमाम बीजेपी के बड़े नेता राज्य से जुड़े हुए जो कि वहां पर पहुंचे थे इस कार्यकारिणी में शामिल होने के लिए, उनकी जुबान पर लव जिहाद का शब्द था, लेकिन आज ये एजेंडे से गायब रहा। तो बीजेपी ने यूपी राज्य कार्यकारिणी की बैठक में पास किए गए राजनीतिक प्रस्ताव में से लव जिहाद शब्द को हटा दिया, लेकिन इसका अलग तरीके से जिक्र किया गया है। यानी शब्द हटाया है, एजेंडा वही है, और बीजेपी के इसी लव जिहाद के एजेंडे पर हो रहा है सियासत में जिहाद। लव जिहाद के नाम पर क्यों सुलग रहा है देश? सियासत में क्यों भड़की लव जिहाद की चिंगारी? लव पर सियासी जिहाद क्यों? सुलग रहा है देश, सुलग रही है देश की सियासत। लव के नाम पर, लव जिहाद के नाम पर, जिससे देखो, जिससे पूछो, हर नेता की जुबान पर एक ही बात, लव जिहाद। देश की सियासत में आग लगाने वाला लव जिहाद। वृंदावन में यूपी बीजेपी की कार्यकारिणी बैठक के एजेंडे में शामिल होने वाला लव जिहाद। दुर्भाग्य ये है कि प्रदेश सरकार ऐसे लोगों को संरक्षण दे रही है। इसके कारण तनाव बढ़ रहा है और दूसरे वर्ग के लोगों का मनोबल बढ़ता चला जा रहा है। ये लव जिहाद बंद करना पड़ेगा। धर्म का परिवर्तन करना, और वो भी पैसा दे करके या धमकी देकर या और किसी तरीके से, ये हमारी संविधान के विरुद्ध में है और उस पर प्रतिबंध लगाने के लिए सरकार को अधिकार है। इस बात को सरकार को संज्ञान में लेते हुए गंभीरता से लेना चाहिए और इस प्रकार की हरकत जहां हो रही है उसको प्रभावी तौर पर कार्रवाई करनी चाहिए। सवाल ये है कि सबका साथ सबका विकास का नारा देने वाली बीजेपी के एजेंडे में आखिर क्यों शामिल हुआ लव जिहाद? जवाब विरोधी देते हैं, कहते हैं सत्ता, उत्तर प्रदेश की सत्ता। प्यार और मोहब्बत ऐसी चीज है कि उस दौर से हर इंसान को, किसी मजहब का हो, किसी जाति का हो, कोई जुबान बोलने वाला हो, गुजरना पड़ता है और वो कोई जाति, धर्म और भाषा और देश की सीमा को वो नहीं मानता। इसका इस्तेमाल कम्युनल पोलराइजेशन के लिए किया जाए, ये बहुत ही आपत्तिजनक बात है। भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहते हैं कि जब उनकी उत्तर प्रदेश में सरकार थी तब उन्होंने भी इंटरकास्ट मैरिज को प्रोत्साहन देने के लिए तमाम प्रोत्साहन धनराशि को रखा, जो आज भी सरकारों में कायम है। तो आखिर उस समय लव जिहाद क्यों नहीं छेड़ा गया? आज सिर्फ सांप्रदायिकता की बात खड़ा करके राजनीतिक हित के लिए इस तरह की बात की जाती है। मोहब्बत का काम चर्चा करने का अमित शाह और नरेंद्र मोदी, ये बंबई की फिल्म इंडस्ट्री पर छोड़ दो, वो लोग क्या मोहब्बत करते हैं, कैसे करते हैं। और नहीं तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कैसे मोहब्बत की जाए, इसका भी एक जो है घोषणा पत्र जारी कर दीजिए। बीजेपी की नजर यूपी की सरकार पर है। सीएम अखिलेश यादव की कुर्सी पर है और अखिलेश वो मौज में है, क्योंकि लोकतंत्र में मायने रखते हैं नंबर, और अभी उनकी सरकार के पास पूरे नंबर है, तो काहे की फिक्र, ली जाए मौज। भारतीय जनता पार्टी के सांसदों के गाने आपने फिल्म में देखे नहीं, कितने अच्छे हैं। आपने कोई जिस शहर में ये कार्यक्रम हो रहा है, जहाँ से आवाज उठी, वहाँ की सांसद कौन है और उनकी फिल्म धर्मात्मा का वो गाना क्या है, याद है आपको? नहीं याद है? अगर उस फिल्म के गाने ऐसे होंगे तो मोहब्बत रुकेगी कि कम होगी? वैसे बीजेपी ने यूपी में लव जिहाद का मसला उठाकर लव पर सियासी जिहाद शुरू करा दिया है। पूरा का पूरा सत्ता पक्ष और पूरा विपक्ष, हर कोई एक दूसरे को प्यार का पाठ पढ़ा रहा है, और वो भी फुल सियासी स्टाइल में। वो धर्म को हथियार बना के लड़ते हैं, आज भी वो काम करेंगे। और हालांकि वो मुसलमानों के बारे में नहीं है उनका, उस देश के जो 80% लोग हैं, किसान हैं, दलित हैं, पिछड़े हैं, आदिवासी हैं और कमजोर तबके के लोग, वो वैसे ही नरक में बने रहे, इसलिए मुसलमान टारगेट करके रखो। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खास करके लव जिहाद का जो मामला आया है, ये खतरनाक है और इस पर चिंता करना चाहिए उत्तर प्रदेश सरकार को भी और भारत सरकार को भी। हर इशू को वो कम्युनलाइज करना चाहते हैं। जो युवा हैं,
जो इंटरकास्ट मैरिज कर रहे हैं या अपनी पसंद से मैरिज कर रहे हैं, शादियां कर रहे हैं, जो कि वयस्क हैं, अडल्ट हैं, उनको पूरा अधिकार है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कि वो अपनी मर्जी से किसी भी धर्म या जाति में विवाह कर सकते हैं। अब मुझे नहीं मालूम है लव जिहाद कौन सा नया उनका शब्द निकल आया, ये अफगानिस्तान से लाए हैं कि पाकिस्तान से लाए हैं कि इराक के ISIS से ले आए हैं, पता नहीं शब्द कहाँ से ले आए हैं। देखिए, वृंदावन में जो स्टेट एग्जीक्यूटिव है उसमें स्पष्ट रूप से उत्तर प्रदेश में बिगड़ते हुए जो कानूनी हालात है उस पर चर्चा होगी। उसमें एक विषय यह भी स्वाभाविक रूप से होगा कि जिन भी लड़कियों को प्यार इत्यादि में फंसाकर जो फ्रॉड किया जाता है उसे कैसे कंट्रोल किया जाए। भारतीय जनता पार्टी हो या RSS हो, दोनों में कोई अंतर नहीं है और इन लोगों को ये बात सोचना चाहिए क्या अगर इस तरह से हम कोई ऐसा कदम उठाएंगे तो हमारे देश की एकता अखंडता के लिए खतरा है। प्रेम के इन प्रोफेसरों को छोड़िए, हकीकत तो ये है कि ये मामला बेहद संवेदनशील है। यहाँ दांव पर वोट लगे हैं और बात जब वोट बैंक पर आ जाती है तो सियासत हमेशा असंवेदनशील हो जाती है। तो फिर चाहे मसला लव हो, जिहाद हो या फिर लव जिहाद। न्यूज एक्सप्रेस के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। तो सवाल इसी बात को लेकर, आखिर लव पर यह सियासी जिहाद क्यों है? खैर, लव जिहाद की सियासत छोड़िए, बात करते हैं लव जिहाद के एक मामले की जो रांची से सामने आया। झारखंड के रांची से, जहां पर इंटरनेशनल लेवल की शूटर तारा सचदेव का इल्जाम है कि उनके पति ने जबरन उनके धर्म परिवर्तन की कोशिश की। जाहिर तौर पर यह मामला पूरे देश में लव जिहाद की बहस को और भी गर्मा देने वाला है। बड़े धूमधाम से हुई थी इनकी शादी। तमाम हिंदू रस्मों रिवाज के साथ पति के नाम का सिंदूर सजा था, पति के नाम का मंगलसूत्र पहना था, पति के साथ पवित्र अग्नि के 7 फेरे लिए थे। 7 जन्मों का संबंध माना था इसने, लेकिन इसे ये पता नहीं था कि मेहंदी का रंग उतरने के पहले ही इस पर सितम ढाने का सिलसिला शुरू हो जाएगा। रांची में रहने वाली ये लड़की तारा सचदेव है। इसकी एक पहचान ये है कि ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शूटर है, लेकिन इसकी दूसरी दर्दनाक पहचान ये है कि ये हुई है लव जिहाद की शिकार। हिंदू लड़की, मुस्लिम लड़का, मोहब्बत और फिर शादी और फिर धर्म परिवर्तन का दबाव, यही है लव जिहाद की परिभाषा। और यही हुआ है तारा के साथ। जिस रंजीत सिंह कोहली के साथ इसने शादी की, जिस रंजीत सिंह को इसने पति माना, जिस रंजीत के साथ सुहानी जिंदगी के हसीन सपने देखे, उसकी पहचान, उसका ईमान हिंदू धर्म पर नहीं बल्कि मुस्लिम धर्म पर था। लेकिन जब तक रंजीत की हकीकत तारा के सामने आई, बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि तब तक वो रंजीत के साथ सुहागरात की सेज पर पहुंच चुकी थी। ससुराल गए तो उस रात वो कहते हैं कि अभी दुनिया की नज़र में तो तुम मेरी पत्नी हो गई हो, मतलब मेरे लिए, लेकिन अभी तुम पत्नी नहीं बनी हो। तो कोई भी ताजुब करेगा कि क्यों, मतलब शादी हो चुकी है हमारी। तो उन्होंने बोला कि नहीं, तुम 3 बार कबूल है बोलना पड़ेगा। बस यहीं से जिंदगी जहन्नुम बनने की शुरुआत हो गई, जब परत दर परत ससुराल की हकीकत तारा के सामने खुलने लगी तो मानो उसके तारे गर्दिश में जाने लगे। धीरे धीरे वो चीज़ के लिए प्रेशर देना शुरू हो गया कि तुम कुरान पढ़ो। उसी दिन कुरान दिया गया कि देखो ये कुरान है, इसको तुम पढ़ो समझो। बोले हम नहीं पढ़ना चाहते, क्योंकि तारा पर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाया जाने लगा, पर वो नहीं झुकी। जब इसने अपना नाम, अपनी पहचान, अपना ईमान बदलने से इनकार कर दिया तो ढाए गए बेइंतहा जुल्म। किसी से मिलने नहीं दिया जाता था, बात करने नहीं दिया जाता था, खाना खाने नहीं देते थे। पहले तो धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा खाना कम किए, फिर बोले कि अगर तुम चाहती हो कि मिले तो और मतलब जल्दी से जल्दी ये धर्म परिवर्तन करो और बोलो कि हम तुम्हारा नाम सारा, कबूल करो कि तुम हिंदू धर्म को धुतकारती हो और मुस्लिम धर्म को स्वीकार कर रही हो। आखिरकार एक दिन किसी तरह तारा अपने परिवार के पास जा पहुंची और पुलिस में केस दर्ज करा दिया, जो अभी इस मामले में ज्यादा बोलने से कतरा रही है। FIR हुआ है, हम लोग अभी इसका जांच पड़ताल कर रहे हैं, तहकीकात की जा रही है। तहकीकात के उपरांत जो भी उचित कार्रवाई होगा वो हम लोग करेंगे। फिलहाल
तारा का पूरा ससुराल फरार है। न पति की कोई खबर और ना ही उसके ससुराल वालों की खबर है तो बस इतनी कि दिल दहला देने वाली तारा की कहानी झूठ, फरेब और मक्कारी की घिनौनी दास्तान है। न्यूज़ एक्सप्रेस के लिए रांची से ज्ञान रंजन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।